Why is no one talking about Shark Tank episodes that are not telecasted? तो हमने भी ऑलमोस्ट 50 lakhs एक एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हमने पूरा स्टॉक रेडी किया। हमने अपने घर पे ही वेयर हाउस बना रखा था। मैं आपके घर आई हूँ, मैंने देखा है। बिल्कुल, फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता ही होता है। सारे लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उस बीच में एक हमारे घर में एक ट्रेजिडी भी हुई थी। मेरे फादर इन लॉ अचानक से 1 मार्च को वो बीमार पड़े और 11 मार्च को एक्सपायर कर गए और वो बहुत वेट कर रहे थे, मतलब वो भी देखना चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो शार्क टैंक पे आ रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एंड यू वर रितेश अग्रवाल्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑन शार्क टैंक। आपने उनको रीच आउट किया पूछने के लिए कि टेलीकास्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत बार। तो उनके पास एक ही आंसर होता था कि उनका वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। तो आपने बताया दैट यू वर वेल सेटल्ड इन यूएस। सारे आसपास के लोग भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ। If you don't mind me asking, how old are you? 46। 46 एंड यूजुअली ऐसे मिथ होता है कि यंग एज में रिस्क लेना है, स्टार्टअप करना है, कर लो, उसके बाद stick with a stable thing. A lot of people, including myself, talk about Shark Tank success stories, but today I'm here to bring the whole truth for you. आज मैं आपके लिए लाई हूँ the untold story of Stuti Sharma, who is the female co-founder of a men's grooming brand, Pink Wolf. Her brand had to face significant financial losses as well as personal setbacks when their episode was not telecasted without any communication. So let's hear her story from her. Hi ma'am, first of all thank you so much आने के लिए, इतनी दूर से आप टाइम निकाल के आए हो. And this is a very important story to share because aspiring entrepreneurs, including myself, Shark Tank is a big deal for us, especially if we are building in the D2C space. A lot of us don't know कि कई episodes लाइव ही नहीं किए जाते हैं। तो जो स्टॉक प्रिपेयर किया गया है, जो इतना प्रेपरेशन और टाइम गया है, होप गई है, इमोशनली भी सेटबैक होता है, फाइनेंशियली भी सेटबैक होता है, तो आपकी स्टोरी वुड जेन्युइनली सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस हु आर वॉचिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. बट आई वुड स्टार्ट विद हाउ डिड यू बिगिन योर प्रेपरेशन पिच के लिए फॉर शार्क टैंक? कितना टाइम दिया आपने उसको? लास्ट ईयर नियर अबाउट मई एंड में शायद इसका जो फॉर्म वगैरह था, फर्स्ट फॉर्म आया था और बहुत जल्दी इसके मतलब एवरी वीक और 10 डेज़ के अंदर स्टेप्स जो है वो क्लियर होते गए। और जुलाई 29 को हम लोग का जो फर्स्ट ऑडिशन था दिल्ली में ही था, वो वहाँ पे हुआ और सभी की तरह हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक प्राइम टाइम टीवी पे दिख पाना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ड्रीम है और हम लोग के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रांड की विजिबिलिटी के साथ साथ जो है हमारे खुद के लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ थी। और हमें काफ़ी हद तक वहाँ से ना एक सिग्नल मिल गया था कि हम लोग को मतलब सिलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि हमारी स्टोरी या जो भी बहुत अच्छा वो भी गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग को ऑलमोस्ट सितंबर 4 या 5 को ही कॉल आ गई थी और डेट्स वगैरह फाइनल हो गया था। हम लोग को 26 को पहुंचना था, तो सारे टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें उन लोगों ने करके दिया और हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। पिच एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता कि वो लोग पूरा चेंज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी ही पिच होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम है कि आपको 2 to 3 मिनट्स के अंदर उस पिच को कंप्लीट करना है, तो उसको वो मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए ऐसा बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो पिच वगैरह वो लोग लिख के देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सारा हमारा ही होता है, पर वो उसको थोड़ा सा फाइन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसके लिए तो शार्क टैंक को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मतलब हमारा ख्याल रखा, लिटरली हर चीज़ इतनी प्लान्ड, इतना अच्छे से सब कुछ था। शूट पे लेके जाना, वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम शार्क टैंक का वो देखा, जो टैंक हमें दिख रहा होता है उसको देखना भी एक एक्सपीरियंस था कि हम उसको लाइव अपनी आँख से देख रहे हैं। वो सारा चीज़ें बहुत अच्छा था। और जिस दिन हमारी शूटिंग थी उस दिन हम लोग का फर्स्ट शूट होना था, तो हम लोग सुबह 6 बजे से वहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था मेकअप वगैरह करते करते, पर वो पूरा दिन में 2 बजे शूटिंग स्टार्ट हुई और शाम को 7-8 बज गया था। पर वो दिन इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग को एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया था और ऑफ़र के साथ साथ पूरी पिच वगैरह हम लोग की बहुत अच्छी गई। क्या ऑफ़र मिला और किससे मिला था आपको? हम लोग को रितेश से ऑफ़र मिला था और उस समय तो बहुत ज़्यादा रितेश के बारे में पता था, पर उसको उनको सामने से देख के उनका, फिर उसके बाद जो है बाद में भी हमारी उनसे जो है एक छोटी सी मीटिंग थी, तो उससे हम लोग को एक रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ही डाउन टू अर्थ,
बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना कि जो इंसान नीचे से ग्रो करता है ना, उसकी जो एक उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के प्रति, और हमारा जो स्ट्रगल था, क्योंकि एक छोटी बात ही नहीं है कि हम 4-5 साल हम लोग एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ जो है वो अपनी जी रहे थे। हम लोग यूएस में थे, वहाँ से आए, तो हम लोग का एक ड्रीम था कि हमें कुछ अपना करना है, और वो ड्रीम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब तो ये करना ही है, और बहुत सारा रिस्क वगैरह ले करके और हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इसलिए वो रितेश ने, जब वो हम लोग की स्टोरी उसने सुना, और उसने जिस तरह से हम लोगों को, मतलब उसने एक वर्ड बोला था ना, रिजिलियंस, जो उसने सबसे ज़्यादा हमारे लिए अप्रिशिएट किया था, वो एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि 5 इयर्स, क्योंकि उसी बीच में कोविड स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे ना सस्टेन करना वो डेफिनेटली वो आसान बात नहीं थी, क्योंकि सारे आसपास के लोग भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ। तो वो जो है, जब तक कि आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि आपको पता है कि हमें आगे जाना ही है इस चीज़ में, वो उतना टाइम आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो रितेश को बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने हमें 10 CR की वैल्यूएशन दिया था, हमने 18 मांगा था। 10 CR की वैल्यूएशन में 5% इक्विटी पे 50 lakhs, और 40 lakhs जो है उन्होंने डेट 9% इंटरेस्ट के लिए दिया था। And you were Ritesh Agarwal's first investment on Shark हाँ Tank. बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे ना, उन्होंने, विनीता ने ये कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि वाओ रितेश, एक्चुअली वो फर्स्ट डे था रितेश का, Okay. और फर्स्ट हमारी पिच थी, और फर्स्ट उनका इन्वेस्टमेंट था, तो थैंक यू उसके लिए हमें। बट बिजनेस वाइज आपने कैसे प्रिपेयर किया था, कितना स्टॉक प्रिपेयर किया था, एक्सपेक्टिंग कि शार्क टैंक से बूस्ट आएगा? सभी को एक्सपेक्टेशन होती है कि 10x के आसपास जो है मिनिमम जंप होता है एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तो हमने भी ऑलमोस्ट 50 lakhs एक एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हमने पूरा स्टॉक रेडी किया, और हम लोग तब इतना, मतलब हमने अपने घर पे ही वेयर हाउस बना रखा था। मैं आपके घर आई हूँ, मैंने देखा है। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें करके, और हम लोग मतलब, और थोड़ा सा तो क्या होता है ना कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता ही होता है, सारे लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा सैड रहा। और उस बीच में एक हमारे घर में एक ट्रेजिडी भी हुई थी। मेरे फादर इन लॉ अचानक से 1 मार्च को वो बीमार पड़े, और 11 मार्च को एक्सपायर कर गए। तो वो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल, मतलब हस्बैंड के लिए भी, हम सभी के लिए, और वो बहुत वेट कर रहे थे, मतलब वो भी देखना चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो शार्क टैंक पे आ रहे हैं, पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लूँगी एंड वील कम टू दिस इज़ वेल। जो आपने 50 lakhs का स्टॉक प्रिपेयर किया, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आपके पास वो ऑलरेडी सेविंग्स में थे, आपने लोन लिया, कैसे किया, और एग्जैक्टली स्टॉक कैसे स्केल किया, क्योंकि ऑपरेशंस भी स्केल करने पड़े होंगे आपको उस चीज़ के लिए? हम लोग को लकीली हमने ना गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सीड फंड ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ था। तो हमने ASI जो बनस्थली है राजस्थान में, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। तो उन्होंने मतलब हमारे इधर शार्क टैंक में डिस्कशन शुरू हुआ था, और साथ साथ ये भी हमने अप्लाई किया था, तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब उन्होंने देखा कि हम लोग को शार्क टैंक में ऑफ़र मिल गया है, तो उन्होंने हमारी फंड्स एक्चुअली थोड़ी बेटर कर दिया था, वो, और जो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा तो डेट हमें लेना पड़ा था, पर हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि मतलब वो तो बड़ा बेसिक सा था कि जो भी बात करता था, देखता था, शार्क टैंक में आए हुए प्रोडक्ट्स का एटलीस्ट 10 days तो बहुत ज़्यादा हाइप उनको मिलता ही है। तो हमने सोचा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, क्योंकि हमारे साथ के जितने भी लोग थे उनका सबका टेलीकास्ट हुआ। हमें ये रीज़न ही नहीं समझ में आया, और उनका कम्युनिकेशन वहाँ से हमें थोड़ा मतलब अजीब लगा कि उन्होंने जब तक की शूटिंग हुई उस समय तक उनका सारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने NOC वगैरह जो भी चीज़ें ले ली, वो सारा चीज़ें टाइम टू टाइम वो उन्होंने मांगा, हमने दिया, पर कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं कि आपका नहीं आ रहा है या कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं। और उसके बाद तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी डिस्कशन हुआ लोगों का। आपने उनको रीच आउट किया पूछने के लिए कि टेलीकास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग कोई नए नए कॉन्टैक्ट्स ढूंढते थे, जो लोग उस समय जिन्होंने हमारी हेल्प किया था सारी चीज़ों में, उनके कॉन्टैक्ट्स ढूंढते थे। तो उनके पास एक ही आंसर होता था कि उनका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो वो जस्ट मतलब मे बी वो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ही रहे होंगे,
तो जब टेलीकास्ट हो रहा था उस टाइम पे वो लोग कोई भी हमारा किसी ने भी हमें कोई मैसेज प्रोवाइड नहीं किया। This was business setback. You lost 50 lakhs. Took debt also. आपका जितने पैसे थे आपने उसमें लगाए, and it was not telecasted. Now on a personal level, आपको और भी बड़ा loss हुआ है. तो can you walk us through that? What happened at home during that time? फादर इन लॉ की तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हुई और फिर उनकी डेथ भी हुई। तो वो जो टाइम था ना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और प्लस ना एक आपकी एक डिग्निटी होती है, आपने अगर आपने लोगों को बताया कि आप शार्क टैंक में गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर एटलीस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो पता चलता ही है। उन लोगों का भी रोज़ वो कब आ रहे हो तुम लोग, कब आ रहे हो तुम लोग, वो बहुत ही। और हम लोग बहुत यंग बच्चे जैसे नहीं हैं, हम लोग एक मैच्योर पेरेंट्स हैं, हमारे यंग बच्चे हैं। तो हमारे लिए वो बहुत एक अजीब सा वो सिचुएशन थी कि हमारे पास तो मतलब वो एक सच था कि हमें चेक मिला, हम शूटिंग हुई, सब कुछ हुआ, मगर वो टीवी पे नहीं आना। हम किसको किसको एक्सप्लेन करें कि उन्होंने टेलीकास्ट नहीं किया। उनका सबका क्वेश्चन होता है कि क्या रीज़न है, उन्होंने कोई रीज़न ही हमें नहीं दिया। मेरी एक और फाउंडर से भी बात हो रही थी, उनके साथ भी सेम हुआ। उन्होंने 1 करोड़ की इन्वेंट्री प्रिपेयर करी थी, कंप्लीट लॉस। एंड उनका पेरिशेबल गुड्स थे, आइसक्रीम वाला कुछ प्रोडक्ट था उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा वेस्ट हुआ वो तो। एंड इवन आफ्टर दैट द एपिसोड्स दैट वर टेलीकास्टेड ऑल्सो, कई फाउंडर्स के पेजेस वर टेकन डाउन। अब आई थिंक रीएक्टिवेट हो गए हैं, पर वो बहुत टफ फेस था क्योंकि कुछ पेजेस के 200 के 150 के और बहुत मेहनत से इतनी फॉलोइंग बनती है, तो ह्यूज लॉस फॉर देम एज वेल। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं कि क्यों स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सो आई थिंक ऑन कम्युनिकेशन पार्ट दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव, बिल्कुल, ताकि ऐसे आप गोस्ट तो नहीं हो गए ना कि अरे बता ही नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। क्योंकि आपने एक ऐसी वेव क्रिएट किया ना इंडिया में, और थैंक्स टू मतलब गवर्नमेंट ने भी इतना एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया। मतलब उसमें से एक फाउंडर हम ऐसे हैं जिसने लाइफ में फर्स्ट टाइम हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। मतलब एक 38 लाख के आसपास हमें सीड फंड में मिला। जो 50 लाख का आप स्टॉक था, आपने फिर कैसे अब उसके लिए प्लान किया कि कैसे लॉसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो थोड़े से प्रॉफिट में? एक्चुअली वो सारा तो अभी भी नहीं गया है, पर हमारे संग अच्छा ये कि हमारी 3.5 ईयर्स की एक्सपायरी होती है। तो वही आइसक्रीम वाला जैसे आपने बताया वो पेरिशेबल नहीं है, तो ये इसलिए हम लोग थोड़े लकी हैं इस साइड पे। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे रील्स वगैरह बना करके उनको अपलोड करना शुरू किया, और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ लोगों से जो है टाई-अप्स किए और चल रहा है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आई एम होपिंग फॉर द ऑडियंस दैट इज वॉचिंग दैट प्लीज़ ट्राई पिंकफुल्स प्रोडक्ट्स। आई पर्सनली वेयर देयर सनस्क्रीन ऑल द टाइम, अभी भी लगा रखी है, तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिए। अगर हमारी 1% ऑडियंस भी ट्राई करेगी, सो आई एम श्योर दैट विल रियली हेल्प योर कॉज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस यू वेंट थ्रू दिस एक्सपीरियंस, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शार्क टैंक पे आना चाहते हैं, आपकी उनको क्या एडवाइस रहेगी कि वो कैसे अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करें? हम तो यही बोलेंगे कि आप पूरे एंथुजियाज़म के संग आइए और अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, और शार्क्स जो हैं उनके सामने आप जो भी आपके थॉट्स हैं उसको ज़रूर करिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को भी रखिए, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव या सब कुछ नेगेटिव ये लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो है ना पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इस पार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मे बी हम तो होप करते हैं कि शार्क टैंक सीज़न 4 में शार्क टैंक वाले ही ये स्टेप ले कि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर कर सकें, क्योंकि हम इस बात पे श्योर हैं कि वो नहीं चाहते होंगे कि किसी का कोई लॉस हो। उनके भी अपने रीजंस होंगे, टेक्निकल रीजंस होंगे, उनकी अपनी कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिस वजह से उन्होंने स्टेप लिया। बस थोड़ा सा अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर दे तो हम लोग इस चीज़ को, हमें मतलब ये लॉस नहीं बेयर करना पड़ता। अच्छा, और हमने उस बीच में एक गलती किया, जो कि हमने जब हमें ये पता चल गया, मतलब हमें ऑफ़र मिल गया, तो हम ऑलमोस्ट 100% श्योर थे कि अब तो हमारा एपिसोड आएगा ही। तो हमने क्या किया, अपनी मार्केटिंग स्पेंड बहुत कम कर दिया, और हमने फोकस किया ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपना स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस वक्त वो ज़्यादा मैटर करेगा। और मार्केटिंग इसलिए हमने कम कर दिया क्योंकि हमें लगा कि उस समय हमें जो है स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें बहुत बड़ा मार्केटिंग उस समय में बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी हमारा थोड़ा सा रहा कि 3-4 महीने सितंबर
टू मार्च। इस बीच में हमने मार्केटिंग कम करके हमने प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। तो शायद और लोग इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं कि वो उसे एक साइड में एक चीज़ हो रहा है, एक मोमेंट है, पर वो जो उनका जो बिज़नेस का जो ग्रोथ है, जो ग्रिप है, उसको वो वीक ना छोड़े, जो हमसे वो गलती हुई थी। सो बेसिकली होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया दैट यू वर वेल सेटल्ड इन यूएस एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली यू वर इनटू इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम्स, राइट? तो कैसे आप इंडिया आने का डिसीजन लिया और पिंक वुल शुरू करने का डिसाइड किया, वो भी मेंस ग्रूमिंग ब्रांड? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम पहले थोड़ा सा ये लंबा आंसर होगा। शादी के बाद हमने देखा वो कहीं भी जाते थे तो सारे अच्छे से अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट मेरे लिए लेके आते थे, और वो अपने लिए एक ही ब्रांड लेकर के आते थे, जिलेट, क्योंकि उस समय वही ब्रांड जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता था। फिर धीरे धीरे हमने रियलाइज़ है कि मेरे हस्बैंड को ना यहाँ पे मतलब वो ग्रूमिंग के बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, उनको ग्रूम्ड रहना, और उनका मतलब जॉब भी ऐसा था मल्टीनेशनल कंपनी में कि एवरीडे मतलब कॉल्स है, मीटिंग्स है, तो वो हर दिन शेव करते थे। तो उनके ना मतलब थोड़ी सी हार्डनेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन काफ़ी, मतलब हमें ऐसा लगा कि एजिंग साइंस उनके बहुत तेज़ दिख रहे हैं। तो हमने भी उनको सजेस्ट किया कि थोड़ा अपना ध्यान रखें ये सारी चीज़ें। तो उस बीच में जब सुबोध बाहर जाते थे इंडिया के बाहर, तो वहाँ से उन्होंने ना वो इंटरनेशनल क्वालिटी के शेविंग के प्रोडक्ट्स जो है जो बहुत कम पॉपुलर थे, वो ढूंढ के उन्होंने लाना शुरू किया। तो उसमें जो है वर्ल्ड के बेस्ट रेजर्स हैं, ब्रशेस हैं, ये सारी चीज़ें। और मेरे एक रिलेटिव थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने हम लोग को एक बहुत अच्छा एक रीज़न बताया। उन्होंने बताया कि ये जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि टाइम सेव, मतलब आपने सुना होगा कि सिर्फ 2 चीज़ पे मैन ग्रूमिंग ब्रांड जो वो स्टैंड करता है। बहुत एवरी जो आपका स्टेप है वो बहुत सस्ता है और बहुत कम टाइम लेता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स का कभी किसी ने कोई बात नहीं किया, जिसका कि जो मेरे हस्बैंड के फेस पे हमें दिख रहा था। क्योंकि जो मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स हैं या जो शेविंग फोम्स होते हैं, आप इनके बारे में अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत से न्यूज़ मिले, बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पर उसका कहीं डिस्कशन नहीं होता है। तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब हम लोग को बताया तो हम लोग का एकदम से मतलब आई ओपनिंग हुआ, और हमने बस, मेरा तो हमें पढ़ने का शौक़ है, हमने पढ़ डाल पूरा, बहुत पढ़ा। क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं? जैसे मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना कि पहला ब्लेड तो वो बियर्ड को कट करता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो आपकी स्किन के एपिडर्मिस को, स्किन को वो स्क्रैप करता है। तो आप इमेजिन करिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप ब्लेड से रोज़ किसी की भी स्किन को, आप एक जानवर की भी स्किन को आप स्क्रैप करेंगे तो धीरे धीरे उस समय तो रेडनेस होती है। तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा कॉमन चीज़ है, पर एक्चुअल में वो कॉमन नहीं है। वो जो है आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे करके शेड कर रही है। और फिर आप ऑन द अदर हैंड आप अपने फादर का अगर आप याद करिए, फादर का, वो डबल एच से जो वो रेजर्स होते हैं उनको यूज़ करते थे, तो उनकी स्किन जो है वो बेटर होती थी। तो एक वो चीज़ हो गया। सेकेंड है कि जो शेविंग ब्रशेस होते थे, शेविंग ब्रशेस में क्या होता था कि अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रश है तो वो आपके फेस से जो में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है और डेड स्किन को हटा रहा है, जो कि जनरली आप ये सोचिए कि स्क्रब जो है वो मेन कहाँ यूज़ करते हैं, पर वो एक माइल्ड स्क्रबर है, नेचुरल स्क्रबर है। और उसके बाद जो शेविंग फोम्स जो होते हैं वो उसमें ना एक ब्यूटेन एंड प्रोपेन, 2 पेट्रोलियम गैसेस होती हैं जो वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो पेट्रोलियम गैसेस हैं। तो इमेजिन करिए कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो वो स्किन में जाता है तो उससे हल्का सा एक बर्निंग सेंसेशन जो है वो क्रिएट करता है। फिर वो स्मेल के थ्रू हमारे जो लंग्स में जाता है, वो लंग्स वो धीरे धीरे करके हमारी मेमोरी पे और बहुत सी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। पर वो ऐसा नहीं कि वो तुरंत होगा, वो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। पर इसके बारे में कभी भी हमने कहीं भी मतलब किसी ऐड में, कभी किसी के डिस्कशन में हमने कहीं नहीं पढ़ा, जो कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग ने इन चीज़ों के बारे में खुद से मतलब स्टडी किया। फिर उसके बाद जो अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ना स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स, उनको वो डिस्टर्ब कर देते हैं, और जो एक नेचुरल ऑयल जो है ना वो स्किन में आना बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो शुरू होती है हार्डनेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन। और अगर आप जनरली देखिए इंडियन मैन की स्किन जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 to 10 ईयर्स के आसपास जो है वो अपनी एज से ज़्यादा दिख रही होती है। और क्योंकि मैन मतलब हमारे यहाँ ऐसा
ट्रेंड ही नहीं है कि मेन जो है वो अपना बहुत ध्यान रख रहा है। अगर कोई घर में कोई मेन है वो बहुत ध्यान रखता है तो लोग एक्चुअली उसको मजाक उड़ाते हैं कि बहुत ध्यान रख रहा है, पर उसका साइड इफ़ेक्ट ये है। और हमको लगता है कि भगवान ने तो सबको ही बनाया, सबको ही सुंदर बनाया, तो वहीं से हमारे ब्रांड का नाम भी निकल के आता है। तो एक दिन जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है एक ब्रांड का शर्ट पहनते थे, टॉमस पिंक। तो यूके का एक बहुत प्यारा, मतलब उस ब्रांड की जो शर्ट्स थी उसके जो पिंक कलर होते थे वो माइंड ब्लोइंग, मतलब एक्चुअली हमको भी ये रियलाइज़ हुआ कि मेन के ऊपर पिंक कलर कितना अच्छा लगता है। तो खुद से एक थॉट आया कि क्यों नहीं, मतलब वो मेन ब्लू फॉर बॉय और पिंक फॉर गर्ल, ये कहाँ से ये चीज़ निकल के आई। तो ये एक मिथ है जो कि मार्केटिंग एजेंसीज ने क्रिएट कर रखा है। मेरा ना थोड़ा सा बचपन से थोड़ा एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट रहा है। तो हमने एक स्टार्टिंग में 2007 में हमने मेरा एक रेस्टोरेंट था GIP ग्रेटर नोएडा में, तो उसका थालवाड़ी करके, तो वो पूरा ट्रेडिशनल थाली का वो कॉन्सेप्ट था। वो मेरे मन में ऐसा था, और टचवुड मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग थे। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारा मन है तो इसको करते हैं। वो हमने स्टार्ट किया, फिर उसी बीच में हम लोग US चले गए। तो वहाँ पे भी जाने के बाद थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ों से हमें बहुत प्यार था। तो मेरे जो घर का जो डेकोर था वो पूरा वो हाथी, तोते, मोर, मतलब वो अपना सारा ट्रेडिशनल चीज़ें मेरे घर में होती थी। तो वहाँ पे लोगों का बड़ा क्वेश्चन होता था कि ये भी हमें चाहिए, ये भी चाहिए। तो हमने वहाँ पे अपना एक छोटा सा एक कंपनी स्टार्ट किया था, संस्कृति कलेक्शंस करके। तो वहाँ पे ये ट्रेडिशनल चीज़ें हम जो हैं इंडिया से मंगवाते थे। वहाँ पे हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब, और उस रिस्पांस का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो ना बड़ी मेरी जेन्युइन एक थॉट थी, क्योंकि हमने लोगों के घरों में देखा कि वहाँ पे अमेरिकन चीज़ों से घर सजे हुए थे, और ट्रेडिशनल सभी लोग जो है ना अंदर से अपनी कंट्री, अपनी मदर टंग, मदर से रिलेटेड चीज़ों को खोजते हैं, और एक एज के बाद तो वो चीज़ आती ही आती है। तो वो सारे लोग इतना अट्रैक्ट हुए, उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला, मतलब आप बिलीव करिए कि हमने अपने हस्बैंड को, फर्स्ट फाइनेंसर वही थे मेरे, हमने उनको 3 टाइम्स पैसे उनको लौटा दिया हमको। और वहाँ पे एक मतलब इंडियन कोई भी कल्चरल शो या कुछ भी फंक्शन होता था तो सबसे पहला कॉल मेरे पास आता था, क्योंकि मेरे पास ना वो सारा इंडिया का जो एक लुक होता था वो मेरे प्रोडक्ट्स में था। तो उससे एक कॉन्फिडेंस कह लीजिए, उन्होंने बताया कि देखो कितना फ़र्क है शेविंग के। हम लोग बातचीत करते थे, फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू किया, देखो ये फॉरेन का ब्रांड है, इतना हाई प्राइस्ड है, और पर इसका जो बेनिफिट है वो इतना है। मतलब मेरे हस्बैंड को जो प्रॉब्लम हुई थी वो सारी ना जस्ट प्रोडक्ट चेंज करने से वो 2 से 3 महीने में एकदम ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने भी रिसर्च करना, हम लोगों ने भी ऐसा इसमें क्या पढ़ा है, क्या चीज़ है, तो हम लोगों ने जस्ट ऐसे पढ़ना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट 2013 से जो है ना हमारा ये इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया। फिर 2017 में हम इंडिया आए, और हमारा इंडिया आने का एक रीज़न यही था कि हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है, और हम भी चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी कंट्री से, अपने कल्चर से वो दूर नहीं जाएं, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग जो बाहर सेटल डाउन हैं। तो उन्होंने भी हमें उन लोग के एक्सपीरियंस को देख के हमें लगा कि अपना घर अपना ही घर होता है। तो यहाँ आने के बाद फिर जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये चीज़ें हैं जो इंडिया में मिसिंग है, और जब हम लोग इंडिया आए तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके थे, बॉम्बे शेविंग कंपनी, मैन कंपनी, काफ़ी सारे बियर्डो वगैरह। हाँ, बियर्डो मतलब थोड़े वो सब थोड़े डिफरेंट हैं, वो हमारे जैसे सेम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया कि चलो इंडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, और पर उनको एक चीज़ मिसिंग लगी, वो मिसिंग लगी प्रोडक्ट। क्योंकि कंपनीज बहुत तरह की होती हैं, एक होती प्रोडक्ट कंपनी, एक होती मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी। तो इन सारी कंपनीज ने क्या किया ना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इनमें तो बहुत फोकस किया था, पर वो जो डेप्थ है, वो जो प्रोडक्ट की डेप्थ है वो इनमें मिसिंग थी। और प्रोडक्ट जो होता है ना वही सबसे पहले कस्टमर के पास जो पहुंचता है, क्योंकि पैकेजिंग एक बार 2 बार के बाद उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ हमको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, और हम लोगों ने कहा कि चलो एक देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, कहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या, बस हमें ये पता था कि हमें क्या चाहिए।
तो हमने उन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया, हमारी जो भी ड्रीम प्रोडक्ट्स थे, कम से कम 100 मैन्युफैक्चरर से तो हम लोग मिले होंगे। और वो जो जर्नी थी वो भी इतनी इंटरेस्टिंग थी। हम लोग जो है रिक्शे में, ऑटो में, और इंडिया के ना, जैसे हम लोग वहाँ गए गुजरात में जामनगर, वहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रेजर्स की, क्योंकि हमें रेजर्स में ना एक पर्टिकुलर हाइट, वेट, कर्व, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। आपने रिसर्च कैसे करी इतनी हाइट, वेट का? ये सब मेरे हस्बैंड का, मेनली मेरे हस्बैंड, हम तो ज़्यादा नहीं जाते। मेरे हस्बैंड, उन्होंने मतलब वो छोटी छोटी गलियाँ, एक्चुअली इंडिया को देखा हम लोगों ने। तो जब हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को सबको सैम्पल भेजा, तो उसमें जो बेस्ट जो रिव्यू था, जिसने मतलब मेरे थॉट को ना, मतलब उसके बाद कट, अब ये फाइनल है ये वाला ब्रांड, मेरे फादर भी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं अपने लिए, पर गॉड गिफ्टेड है, और वही डबल एच से ना उनका स्किन बहुत अच्छा है। तो हमने उनको बोला कि पापा ये क्रीम ट्राई करिए, तो उन्होंने ट्राई किया, और वो बहुत बड़े क्रिटिक हैं। वो हर चीज़ को देखते हैं, अगर वो अफोर्डेबल है और अच्छी है तो ही वो अच्छी है, अगर वो थोड़ी सी भी कॉस्टली है, वो कितनी भी अच्छी है, तो वो बोलेंगे ये ना, ये बेकार है। सारे तो फादर्स ऐसे ही होते हैं। पहले ऐसे ही ट्रेंड था। मेरे फादर ने कहा कि काश कि ये क्रीम तुमने ना 40 साल पहले बनाई होती, जब हमने शेविंग शुरू किया था। अमेजिंग, उन्होंने कहा इतनी बढ़िया शेविंग क्रीम की, मतलब फर्स्ट यूज़ के बाद। तो हमें लगता है वो तो मेरे लिए बेस्ट, आज भी वो रिव्यू नंबर 1 है। ऐसा क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि मतलब मैंने शेव नहीं किया है तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा क्या लड़कों को फील होता है डिफरेंस? आप एक छोटी सी चीज़, चलिए हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे यूज़ किए होंगे, पर कोई एक मॉइस्चराइज़र या कोई एक क्रीम ऐसी होती है जो अलग था, आपके लिए बनी है। मतलब वो आपके ना स्किन के टेक्सचर को, आपके जो कंफर्ट लेवल है, वो आप कितना भी सस्ती हो या कितना भी महंगा ब्रांड हो, वो चीज़ें एक परचेजिंग पावर को तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, पर आपके कंफर्ट को नहीं। तो हम लोगों ने इसमें क्या फोकस किया है, इसमें मोर देन मतलब 50% इसमें सिर्फ मॉइस्चराइज़र है। वो स्किन को मॉइस्ट रखती है, जो कि किसी भी अच्छी स्किन के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका एक बैरियर है मॉइस्चराइज़र। आपकी स्किन अगर मॉइस्ट है अच्छे से, तो आपका ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप लिटरली अक्रॉस इंडिया गली गली धक्के खाए आपने और आपके हस्बैंड ने टू फाइंड द राइट मैन्युफैक्चरर। उसके बाद आपने पैकेजिंग वगैरह सब वही करे थे, वो भी एक अलग नहीं, hunt वो था? भी एक अलग वो है। आप मतलब शेविंग क्रीम ना हमने कंटेनर में हम दे रहे हैं। इंडिया में कोई भी ब्रांड कंटेनर में नहीं देता है। जनरली आपको मल्टीनेशनल कंपनी के जो ब्रांड्स हैं उनमें ही मिलता है। तो उसका रीज़न था, मतलब बहुत से लोगों ने ये बोला कि इंडिया में तो लोग वो उनको ट्यूब की आदत है, पर हमारा एक रीज़न था क्योंकि वो थोड़ी सॉलिड क्रीम है, आप ब्रश को उसमें पोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अक्सर डिफरेंट चीज़ें लोगों को ट्राई भी करना चाहिए, और तब उसका जो कंफर्ट लेवल है ना वो समझ में आता है। पर हमारा थोड़ा सा थॉट है कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन पैकेजिंग मटेरियल को ही यूज़ करें, क्योंकि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, तो अपनी इंडियन चीज़ों को ही आगे लेके आते हैं। और हमारा पहला रिव्यू कब आया था, हमने जस्ट शेविंग सोप लॉन्च किया, वो भी बड़ी मुश्किल से, पर बहुत अच्छा बन गया। तो रेडिट पे 7 डेज़ के बाद जो है ना, हमें किसी का कॉल आया कि आपका रिव्यू आया है इस पे पिंक वुल्फ के लिए। तो बड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी, पर वो रिव्यू अमेजिंग था। उस रिव्यू में ही था कि इट इज़ जस्ट लाइक अ इंटरनेशनल ब्रांड। और वो जो उसने लाइंस, बहुत बड़ा अच्छा रिव्यू था, वो उस लाइन से हमें ये लगा कि हमारा डायरेक्शन सही है। तो अभी इंडिया में बॉम्बे शेविंग कंपनी बहुत वायरल चल रही है, बहुत एक्टिवली द फाउंडर इज डूइंग पॉडकास्ट, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। सो हाउ इज पिंक वुल्फ डिफरेंशिएटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम देम? बहुत जेन्युइन सा हम आपको एक थॉट बताते हैं। पिंक वुल्फ की शुरुआत जो है ना, वो एक एक्सपीरियंस को लेके हुई, मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद एक जेन्युइन प्रोडक्ट हमारे हाथ आया, मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। फिर साथ साथ इंडिया में जब हम लोग आए, तो इंडिया में हमें लगा कि वो प्रोडक्ट मिसिंग है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिसिंग है। तो हमारे पास एक्चुअल में बहुत बड़ा फंडिंग नहीं थी, पर हमारे पास प्रोडक्ट था। और
थोड़ा सा हमें लगता है कि जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी है या और भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके पास थॉट बाद में आए, उनके पास फंडिंग पहले आई। तो मे बी 100% राय नहीं, पर मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपका अगर प्रोडक्ट सही है ना, तो फंडिंग जो है वो सेकेंडरी है, प्रोडक्ट पहले होना चाहिए। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके जा रहे हैं वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रहा है एंड आई थिंक दिस वुड रियली हेल्प द ऑडियंस एज वेल। सो DSC डॉलर शेव कंपनी करके कंपनी थी जो यूनिलीवर ने अक्वायर कर ली थी, आई थिंक अराउंड $1 billion इन 2016-17, 5 years into existence। एंड उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया था कि जस्ट टेक $1, कोई भी प्रोडक्ट हमारा खरीद लो एंड यू बिकम अ मेंबर ऑफ आवर क्लब। So instead of positioning themselves as a company that is selling products, they position Cheaper. themselves as a men's lifestyle club। और उनका जो लॉन्च वीडियो था वो वायरल हो गया कि बहुत रिलेटेबल कूल फाउंडर है, और फिर लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। और लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक बाथरूम मैगजीन भेजते थे कि शेविंग बाथरूम में लोग करते हैं यूजुअली, तो फन सी मैगजीन थी कि लाइफस्टाइल ग्रूमिंग टिप्स के साथ यू कैन यूज़ दैट। सो ऐसी क्या क्या चीज़ें डू यू थिंक aspiring entrepreneurs who are trying to enter into the grooming industry, या फिर आप भी जो कर रहे हैं? तो वो प्राइस मार्केट में खेल रहे थे। उनका ये था कि हम आपको वही चीज़ सस्ते में दे रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया, सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो तो सेकेंडरी होता है, पर उनका बेस था प्राइस। हम लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जिसमें जैसे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा उस तरीके से बहुत जल्दी बड़ा नहीं होगा, हमारा तो लॉन्ग टर्म प्लान है। इन दिस ओवरऑल स्टोरी 2 key themes जो बहुत बार बार आ रही है ना, फर्स्ट इज सपोर्ट as partners, being co-founders, to support each other, to take the risk and sacrifice stability for your aspirations is a big thing। And if you don't mind me asking, how old are you? 46। 46। and usually ऐसे myth होता है कि young age में risk लेना है, startup करना है, कर लो, उसके बाद stick with a stable thing। But this is a huge example for everyone who's watching it। It's never too late to restart and pursue what you want to do। And the second theme is that of courage कि शार्क टैंक का जो भी हुआ और जॉब छोड़ के जो भी आप अभी तक बिल्ड कर रहे हो, इतने ईयर्स से लगे हुए हो, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ करेज। सो these are 2 very important lessons which I think the audience should take away from our episode today। Now I have a fun rapid fire for you, ठीक है? And first question is, do you think men should borrow their sisters or their mother's skincare products, or is that a mistake? नेवर। Definitely। बिल्कुल। और ये myth है या फिर is it actually true, shaving makes your beard grow back thicker? नहीं, मतलब ये इसका हमें आज तक कोई ये डिफरेंट जैसे हम लोग बहुत स्टेट में बहुत जगह जगह रहे हैं, तो हर जगह अलग स्टोरीज हैं, पर रियल लाइफ में हमने ऐसा कोई चीज़ एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बहुत किया। वो होता है कि टीनेज बॉयज जिनका बियर्ड नहीं आता है ना, दे जस्ट स्टार्ट शेविंग इन द होप कि अब थिक हेयर ग्रोथ आएगी या नहीं। तो इट्स ग्रेट दैट यू क्लैरिफाइड इट। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक अ फुल बियर्ड is still in style, or is the clean shaven look making a comeback? क्लीन शेविंग लुक ऑलवेज। हमने राहुल दुआ से वहाँ पे शार्क टैंक में मिले, जो कि मोस्ट प्लेजेंट, मतलब इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी जो है ना वो सच में कम होती है। तो हमने उनको ऑफ़र किया कि आप भी शेव कर लीजिए, तो उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार आंसर दिया कि वो एक उबले अंडे की तरह दिखेंगे, उबले चने की तरह। What is the one grooming mistake almost every Indian man makes? मेन जो है ना वो एक तो अपना प्रोडक्ट खुद नहीं सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा वो प्राइस और टाइम को ज़्यादा Value फोकस करते हैं। करते हैं, जबकि ना जस्ट 2 से 3 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा अपने पे स्पेंड करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको ग्रूमिंग से जो है वो बढ़ जाता है, और उससे आपका, आप देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हर चीज़ बढ़ती है। Do you think it's okay for men to use makeup? डेफिनेटली आने वाले टाइम में, मतलब कोरिया जो है वो स्किन केयर के लिए जो है वो हमसे बहुत आगे है, तो वहाँ पे पूरे मेकअप का चीज़ें मिल रही हैं मेन के लिए। तो आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें भी आएंगी। आप एक सिंपल सी चीज़ें देखिए, सलून्स में जो है, पहले एक टाइम कहाँ मेन सलून होते थे, आजकल आप जाके देखिए और मेन जो है वो काफ़ी
और अपने आप को क्यों नहीं चेरिश करे? जब वो इतना इतना मेहनत कर रहा है, इतना पैसा अर्न कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए वो कर रहा है, तो उसका अपने लिए भी तो बहुत उसे ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। तो मेकअप भी बहुत जल्दी आ जाएगा। And what is the biggest myth about men's grooming? सबसे पहला तो मिथ है कि मेन को ना वो बस एकदम रफ एंड टफ वो घोड़े पे बैठा हुआ और वो जूट का उसने कैप वगैरह पहन रखा है। Which Bollywood actor has the best grooming style according to you? वैसे सबकी चॉइस अलग होगी, लेकिन रणदीप हुड्डा जो है वो हमारी फर्स्ट चॉइस है। और हमारे ब्रांड के लिए भी जब भी हम ब्रांड एम्बेसडर के लिए जाएंगे तो हम होप करते हैं रणदीप हुड्डा को। Please tag Randeep Huda in the comments, guys. Let's make him watch this episode. How did Pink Wolf handle the setback of the Shark Tank episode not airing, and what can other startups learn from their experience? सिर्फ एक वीक तक, एक वीक हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि मे बी हमारी जो एज है ना उसने हमें एक चीज़ सिखाया है, हर चीज़ अपने टाइम से होती है। और जो भी था वो अच्छा था, क्योंकि उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें लोगों की सुनी कि शार्क टैंक सीज़न 3 में ना बहुत सारे फाउंडर्स ने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस किया, मे बी उसे बचाने के लिए ये हुआ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना वो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो हम लोगों में बहुत भरा हुआ है। Amazing. What is one piece of advice for aspiring entrepreneurs that you wish someone had told you before you started Pink Wolf? एक्चुअली हमें तो किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सजेशन किसी से लिया नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा आपको डिस्करेज ज़्यादा करते हैं। पर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जेन्युइन है, जिसकी नीड है लोगों को, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप स्लो ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे कंपनीज को हम लोग देखते हैं कि वो उन्होंने 1 साल में वो उनका रेवेन्यू इतना हो गया, 2 साल में इतना हो गया, 4 साल में, तो उससे क्या होता है ना, आपको बहुत प्रेशर मिलता है। आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका इतना क्यों नहीं है ऐसा। पर नंबर गेम से आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि नंबर कभी भी बढ़ सकता है। तो नंबर गेम इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपको बिलीव है कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और आपकी अपनी कुछ इनपुट्स हैं उसमें, तो ज़रूर वो मार्केट में जो है ना वो एक अपनी स्पेस बनाएगा। और टाइम हर चीज़ का लिखा होता है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, पर वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो अगर हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं ना, वो कछुए और वाली जो स्टोरी Slow है, and steady wins the तो race. स्लो एंड स्टडी जो है ना उस पर आप फोकस करिए। Thank you so much, ma'am. We got very insightful and inspiring answers from your Thank you so much. whole story. Thank you so much for your time. Thank you so much for tuning in. If you learned something from this episode, make sure you share this with your friends or aspiring entrepreneurs so they're better prepared for the unpredictable nature of platforms like Shark Tank. Remember, it's crucial to read the fine print. Platforms like Sony reserve the right to decide which episode they want to take live. So don't pin all your hopes on television exposure alone.